हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स करेंगे, जिसका सेकंड पार्ट में हमने करना है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या थी और उसके क्या कंपोनेंट्स थे। आज हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो कोई इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करते, एज अ होल इकोनॉमी जो डिमांड की जाती है उसकी बात करते हैं। उसी प्रकार आज हम एग्रीगेट सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं करते, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर सभी लोगों द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, जो करने की सोच रहे हैं, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई लेकर चलेंगे। तो इसका मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? तो एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग है एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट डजंट रेफर टू एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने ये प्लान्ड को अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ एक्चुअल आउटपुट को अंडरलाइन कर दिया है। इसका अभिप्राय ये है कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी एक्चुअल सप्लाई की है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई नहीं कहते, बल्कि जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोडक्शन की सप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर इतनी सप्लाई करनी है, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। It implies the flow of goods and services in the economy during an accounting year। तो ये एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक फ्लो होता है, तो जो इनकम जनरेशन करता है, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। मैं इसको फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन। ये एग्रीगेट प्रोडक्शन को जो है रेफर करता है, जो अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूसर द्वारा प्लान की गई है, जो विश है उनकी कि हम इतने सप्लाई करेंगे, इतने अमाउंट का हम माल सप्लाई करेंगे, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो ये एक्चुअल आउटपुट से नहीं लिया जाता, और जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हमारी इनकम जनरेशन करता है, जिसको हम Y कहते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई को हम Y से डिनोट करते हैं। इसको Y से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि I का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको हम I से नहीं Y से डिनोट करेंगे। तो जो हमारी इनकम होती है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे उसका एक पार्ट हम कंजम्पशन में लगा देते हैं, कुछ बात हम स्पेंड कर देते हैं और कुछ बात सेविंग के रूप में चला जाता है। तो जो भाग हमने कंजम्पशन कर दिया और कुछ भाग सेव कर लिया, तो हमारी जो इनकम होती है उसको हमने अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको ऐड कर दें, तो Y इज इक्वल टू C प्लस S होती है। तो हमें ऑलवेज हम Y जो पढ़ेंगे C प्लस S, मतलब नेशनल इनकम का कंजम्पशन और सेविंग। इसको हम एक शेड्यूल और डायग्राम द्वारा समझेंगे। मैंने जो डायग्राम और शेड्यूल लिया है, जो शेड्यूल बनाई है मैंने, ये पीछे वाली ही शेड्यूल बनाई है ताकि पूरे चैप्टर में एक ही शेड्यूल चले और आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मैंने वही कंसेप्ट लिया है कि एक रेशियो में ही मैंने इनकम को इंक्रीज किया, सिंगुलरली कंजम्पशन में भी। इधर जो इनकम लिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कंजम्पशन का, फिर सेविंग का लिया है, फिर एग्रीगेट सप्लाई का लिया, जिसको C प्लस S से लिखा है। तो जब Y यहाँ पर 0 है, फिर मैंने 100 से इंक्रीज किया है, जैसे ये 100 है, 200 है, 300, 400, 500, सब में मैंने 100 की जो है डिफरेंस को रखता हुआ मैंने इनकम को इंक्रीज किया है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जो मेरी डिमांड का जो कंजम्पशन है वो इसके अकॉर्डिंगली इससे थोड़ा पीछे रहेगी, क्योंकि कुछ भाग मैं सेव करके रखता हूँ, मैं सारी इनकम को हम जो है कंज्यूम नहीं करते। तो यहाँ मैंने 40 लिया फर्स्ट पॉइंट, और 80 के डिफरेंस से इसको मैंने हाई किया है। 40, 120, 200, 280, 360 एंड 400, ये मैंने 80 का डिफरेंस रखा है। तो उसके बाद
अब ये चलेंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो चलेगी। उसके बाद जो है हमारा सेविंग है। तो जब मेरी इनकम जीरो है तो मैंने बताया कि यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है 40। तो ये कंजम्पशन कैसे, इनकम तो गई नहीं लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं हम। इसका अभिप्राय हमारी इनकम जब नहीं लेकिन खाने के लिए मुझे भोजन की जरूरत है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, तो इन बातों की आवश्यकता होती है तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इसलिए यहाँ पर कंजम्पशन 40 दिखाई गई है। तो ये 40 कहाँ से आई, तो ये 40 कहाँ से आती है, जो हमारी सेविंग होती है हम ओल्ड सेविंग को यूज करते हैं। तो जो जब हमारी इनकम जीरो होती है कंजम्पशन ये 40 बनी, इसको मैंने बताया था ये क्या होती है हमारी ऑटोनॉम्स कंजम्पशन होती है, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार जो मेरी सेविंग थी वो क्या होने शुरू होगी, डिस सेविंग होने शुरू होगी, अर्थात मेरी ओल्ड सेविंग खत्म होने लगी, मैं उसको कंज्यूम करने लगा हूं। तो मेरी जो सेविंग थी वो माइनस में चली गई, तो -40 हो गया। उसके बाद मेरी इनकम कितनी है 100 और कंजम्पशन कितनी है 120। तो यहाँ पर भी मेरी इनकम तो 100 है लेकिन कंजम्पशन क्या है 120 है। तो यहाँ पर भी जो मेरी सेविंग है वो -20 से डिस सेविंग हो रही है। उसके बाद मेरी इनकम 200 है और कंजम्पशन भी 200 है। जब मेरी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, y इज इक्वल टू c होता है, देन जो s है, देन सेविंग जो होती है वो इज इक्वल टू 0 हो जाती है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अर्थात जितनी मेरी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है और वहां पर जो मेरी सेविंग है वो 0 हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन जो इसके पीछे चलती है और मैं उसमें से कुछ सेव करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स जो है काफी ज्यादा जो है कंप्लीट होने लगती है और मैं सेव फ्यूचर के लिए हम रखते हैं। तो यहाँ जो 300 थी तो कंजम्पशन 280 की और सेविंग 20 की होगी, फिर 400 हुई या 360 हुई 40। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती गई। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जो y होती है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, C प्लस S। C मींस कंजम्पशन, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो S जो है सेविंग का लिया गया है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, C प्लस S कर दें, 40 माइनस 40 0, 120 minus 20 100, 200 plus 0 200, 280 plus 20 300, 360 plus 40 400, 440 plus 60 500। तो ये जो बनी 0 100 200 300 400 एंड 500, तो आप देखोगे कि ये दोनों आपस में मैच हो जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जो y होती है वो ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही मेरी हमारी जो है इनकम बनती, जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसको हम अब डायग्राम द्वारा जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैंने बनाई है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो चल रही है 0 मतलब y की तरफ चल रही है और ये 0 to x चल रही है। यहाँ पर मैंने इनकम को लिया है और इधर हमने एग्रीगेट सप्लाई को लिया है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम इनकम भी बोलते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अर्थात इनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इसलिए ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पर चलेगी। तो ये हमने जो बनाई है ये 45 डिग्री के एंगल पर बनाई है। जो कंजम्पशन है वो यहाँ से स्टार्ट की है। जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी कंजम्पशन बनी रहती है, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो वैसे ही बनी रहेगी चाहे हमारी इनकम हो या ना हो। तो ये जो हमारी कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट किया, इनकम 0 है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कंजम्पशन एरिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा कंजम्पशन एरिया है, कंजम्पशन एरिया है, जिसको ऑटोनॉम्स कंजम्पशन कहते हैं, जिसको हम ऑटोनॉम्स कंजम्पशन कहते हैं।
और यहाँ पर हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये हमारा जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एरिया है। उसके बाद इनकम आगे निकल गई और कंजम्पशन पीछे होगी, तो यहाँ पर सेविंग होनी शुरू हो जाती है। तो जो एक मैंने नीचे सेविंग की लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर इन पॉइंट्स को लोगे तो ये वाले पॉइंट्स चलते हैं। तो यहाँ पर आज मेरी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वहां पर सेविंग क्या होती है हमारी, जीरो हो जाती है। और ये जो एस की लाइन बनाई गई है -40 -20, ये -40 और -20 और -40 का पॉइंट चल रहा है, उसके बाद जीरो हो जाएगी, फिर 20 और 40 के, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और यहाँ पर वाई और सी इक्वल होते हैं, तो वहां पर मैंने अभी आपको बताया कि सेविंग इक्वल टू जीरो होती है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट में बोलते हैं। और ये जो नीचे का एरिया शेडेड पोर्शन किया गया है, ये डिस सेविंग है, अर्थात जो मेरी ओल्ड सेविंग थी वो मेरी कंजम्पशन होने लगी। तो इस प्रकार एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो C प्लस S के इक्वल होती है। तो ये हमारा था एग्रीगेट सप्लाई क्या और इसके कंसेप्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और इसके डायग्राम शेड्यूल के विषय में पढ़ा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कभी भी फोन पर पूछ सकते हो 9501000576, तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि सभी वीडियोस मेरी आपके पास पहुंचती रहेंगी। बेटा बाय बाय, थैंक यू।